Assalamu alaikum. Hope you all are doing good. Welcome to my YouTube channel Dental Materials by DW. Today we are going to mark important markings of impression materials chapters like impression material classification and requirements, chapter number 16, chapter number 17, 18 and 19. So let's start from chapter number 16, impression materials classification and requirements. First of all, we have to mark the introduction of impression materials, like what are impression materials. Impression materials are generally transferred to the patient's mouth in an impression tray. यहाँ पर ये हमने मार्किंग कर ली. Then classification of impression materials. It is a very important topic of impression materials chapters. The most widely used and understood method is to classify them according to chemical type. तो आपने याद रखना है कि जितनी भी हमने क्लासिफिकेशन करी है वो किसकी बेसिस पर करी है, उसकी केमिकल टाइप की बेसिस पर करी है. Before setting the property most normally used to characterize material is viscosity. Setting अकॉर्डिंग टू विस्कोसिटी हमारे पास तीन इम्प्रेशन मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन है: मीको स्टेटिक, मीको कंप्रेसिव एंड सीडो प्लास्टिक. ये आपने यहाँ पर मार्किंग कर ली इसकी. देन जो हमारे पास ये चार्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ इम्प्रेशन मटेरियल्स बाय विस्कोसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट. देन इम्प्रेशन मटेरियल्स का ये वाला चार्ट जो इलास्टिक मटेरियल्स और नॉन इलास्टिक मटेरियल्स पर है. फिर इलास्टिक मटेरियल्स नॉन एक्यूएस कौन से होते हैं और एक्यूएस कौन से होते हैं, मीन्स ये दोनों चार्ट्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है. फिर अभी हम लोगों ने, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी जिसके अंदर हमने इम्प्रेशन मटेरियल्स के एमसीक्यूज सॉल्व किए थे, वहाँ पर ये एग्जैक्ट लाइन मैंने नोट की थी: द प्रॉपर्टीज़ विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं डिटरमाइन करने के लिए कि हम इम्प्रेशन मटेरियल को अंडरकट्स में यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो है रिजिडिटी और इलास्टिसिटी. ठीक है, ये हमारे पास इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंगली चार्ट था, और ये हमारे पास विस्कोसिटी के अकॉर्डिंगली चार्ट. फिर हमारे पास इंप्रेशन मटेरियल्स के सारे चैप्टर्स में जो जो रिक्वायरमेंट्स होंगे उसको हमने अच्छे से देखना. दैन वी हैव अ टॉपिक ऑफ इंप्रेशन ट्रेस. इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंप्रेशन मटेरियल्स चैप्टर्स, बिकॉज जब हम मटेरियल पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा मटेरियल हम किस ट्रे में यूज़ कर रहे हैं और कितनी टाइप्स की ट्रेज होती हैं. जो इंप्रेशन ट्रेस यहाँ पे बस छोटा सा हमारे पास टॉपिक है, इसको अच्छे से करना है. दैन हमारे पास फिर आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर है, नहीं ये सारा हमारे पास ये हो गया. अच्छा, फिर हमारे पास चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 17, नॉन इलास्टिक इंप्रेशन मटेरियल्स. इसमें आपको वही चार्ट्स अगर आप याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि नॉन इलास्टिक इंप्रेशन मटेरियल्स 4 होते हैं, ये आपको पता हो. और फिर अब हर इम्प्रेशन मटेरियल को देखते हैं. तो इम्प्रेशन प्लास्टर हमने पढ़ा था कि ये म्यूकोस्टेटिक होता है. इसकी जितनी भी कॉम्पोजिशन है वो देखनी है. हम यहाँ पर अभी बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो ये सारी मार्किंग्स हुई हैं, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई. तो अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर्स देख लिए तो आप लोगों को ये सारी मार्किंग्स वहाँ पर मिल जाएंगी. मैं नोट्स से पढ़वाती हूँ, बुक तो ज़्यादा वो नहीं करती, लेकिन बुक में आप लोगों को नज़र आ रहा है जितनी भी मार्किंग्स हैं ये सब मैंने नोट्स में कवर करवाई हुई हैं. ठीक है. दैन इम्प्रेशन कंपाउंड का हमारे पास आता है. इम्प्रेशन कंपाउंड की टाइप्स: टाइप 1 लो फ्यूजिंग, टाइप 2 हाई फ्यूजिंग. टाइप 1 को हम किस लिए यूज़ करते हैं, एज इम्प्रेशन मटेरियल, और टाइप 2 को हम इम्प्रेशन ट्रेस के लिए यूज़ करते हैं. टाइप 1 के यूजेस लिखे हैं, कॉपरिंग टेक्निक और सारा जो कि हम अपने लेक्चर्स में देख चुके हैं. अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है टेबल नंबर 17.1 जो कि वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है. कॉम्पोजिशन ऑफ अ टिपिकल इम्प्रेशन कंपाउंड मटेरियल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा टेबल है इम्प्रेशन कंपाउंड मटेरियल्स के कॉम्पोजिशन का. ठीक है. फिर यहाँ पर हमारे पास ये आ जाता है फ्लो ऑफ इम्प्रेशन कंपाउंड. ये भी हमारे पास टॉपिक इम्पॉर्टेंट है. एंड ये हमारा टेबल नंबर 17.3 विस्कोसिटी वैल्यूज़, ये भी हमने चेक कर ली थी अपने लेक्चर्स के अंदर. इम्प्रेशन कंपाउंड, इम्प्रेशन प्लास्टर, इन सब की विस्कोसिटी क्या होती है ये हम यहाँ से देख चुके हैं. दैन मूव टू द इम्प्रेशन वैक्सेस. इम्प्रेशन मटेरियल, इम्प्रेशन वैक्सेस में हमने पढ़ा था एप्लीकेट टेक्निक क्या होती है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है. पैराफिन वैक्स और बीस वैक्स 3:1 के रेशियो में होता है, और इम्प्रेशन वैक्सेस की सारी चीज़ें देख ली थी. फिर जिंक ऑक्साइड इथेनॉल इम्प्रेशन पेस्ट, तो हमने पढ़ा था कि जिंक ऑक्साइड पेस्ट जो होता है वो वाइट होता है और इथेनॉल पेस्ट रेड कलर का होता है. यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये इथेनॉल पेस्ट है और ये हमारे पास जिंक ऑक्साइड पेस्ट. ये हमारे पास टेबल नंबर 17.4 है. इट इज़ अ कॉम्पोजिशन ऑफ जिंक ऑक्साइड इथेनॉल पेस्ट. इसमें हमने पढ़ा था पेस्ट 1 के अंदर जिंक ऑक्साइड होता है, ऑलिव ऑयल, लिनसीड ऑयल इक्विवेलेंट्स होता है, जिंक एसीटेट जो कि एक्सीलरेटर होता है, वाटर होता है ट्रेस अमाउंट में, और पेस्ट 2 के अंदर इथेनॉल, ऑयल ऑफ क्लोव्स, कॉलिन, टैल्क और इक्विवेलेंट. ये सब हमने लेक्चर के अंदर देखा था. अच्छा, यहाँ पर अब क्या है, मेरे पास कुछ हर चैप्टर के अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर फॉर्मूला बने हुए होंगे. तो ये अब डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर कि आपकी यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स किस तरीके के हैं. ज़ाहिर सी बात है हर यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट अलग है, हर यूनिवर्सिटी में टीचर्स अलग माइंड के बैठे हुए हैं. तो वहाँ पर अब आपने ये करना है कि आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला भी साथ साथ
देख लेने एक बार। जिस तरीके से हम केमिस्ट्री में प्रैक्टिस करके बनाकर चेक कर लेते थे, इसी तरीके से आपने क्या करना है, एक दफ़ा स्ट्रक्चर फार्मूलाज को भी देख लेना। इन केस अगर पेपर बहुत ज़्यादा, वैसे तो नहीं आता, लेकिन अगर पेपर अल्लाह ना करे बहुत ज़्यादा आउट आए तो उसमें स्ट्रक्चर फार्मूलाज भी पूछ लेते हैं। फिर हमारे पास चैप्टर नंबर 18 है इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल्स हाइड्रोक्लाइड्स। हाइड्रोक्लाइड्स हमने पढ़ा था अगार। नॉन एक्वस कौन से होते हैं, एक्वस कौन से होते हैं। हाइड्रोक्लाइड्स के अंदर जब भी आप पढ़ेंगे तो सोल और जेल की फॉर्मेशन पड़ेगा। सोल व्हाट इज़ जेल, ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। फिर हमने पूरा रिवर्सिबल हाइड्रोक्लाइड्स अगार के बारे में पढ़ा था कि ये एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं सीवीड से। ये आपको रेड मार्किंग जहाँ जहाँ नज़र आए तो समझें ये आपको BCQ का क्वेश्चन है पास पेपर का। फिर इसकी मैनिपुलेशन मेथड आपने पढ़ा था कि पहले 100 सेल्सियस टेम्परेचर पे 65 और फिर 45 तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हम अगार के अंदर वाटर कूल्ड इम्प्रेशन ट्रेस यूज़ करते हैं। ये हमने देखा था अपटेक और लॉस ऑफ वाटर। अपटेक ऑफ वाटर इज नोन एज साइनसिस एंड लॉस ऑफ वाटर इज इम्बिबिशन, ठीक है। ये हो गया। फिर हमने अगार की 3 टाइप्स पढ़ी थी, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। सिरिंज एक्सट्रूड करते हैं नहीं करते हैं, ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। फिर हमने कॉम्बिनेशन टेक्निक देखा था कि हम टाइप 2 में कोई भी सिरिंज एक्सट्रूड नहीं करते और उसको हम सिंगली यूज़ कर सकते हैं, जबकि हम टाइप 1 और 3 को मिलाकर कॉम्बिनेशन टेक्निक में यूज़ कर सकते हैं। और ये मटेरियल कैसा है, ये विस्को इलास्टिक है। अगार जेल हैज़ वेरी पुअर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ एंड टियर्स एट वेरी लो लेवल ऑफ स्ट्रेस। ये भी हमने अपने लेक्चर के अंदर देख लिया था, ठीक है। इट मीन्स कि जो भी बुक के अंदर अब आप लोग थोड़ा खुद भी मुतमईन हो जाएंगे जब आप मेरे लेक्चर्स लेंगे, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि हम साथ साथ किस तरीके से बुक को फॉलो कर रहे हैं। अभी आपको लगेगा शायद कि नोट्स में हम कोई बात रह गई, कुछ रह गया, मगर अगर आप नोट्स पढ़ने के बाद बुक पढ़ें तो आपको ईजिली सब कुछ नज़र आएगा कि सब कवर हो गया है। नाउ मूव टू द एलिजिनेट इम्प्रेशन मटेरियल। एलिजिनेट इम्प्रेशन मटेरियल के अंदर सबसे पहले इसकी कॉम्पोजिशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल ऑफ एलिजिनेट इम्प्रेशन मटेरियल, इसकी कॉम्पोजिशन याद हो, ठीक है। फिर हमारे पास एलिजिनेट के बारे में इसकी सेटिंग रिएक्शन किस तरीके से होता है ये आपको पता हो, ठीक है, कि पहले सोडियम फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होगा, तो पूरा सेटिंग रिएक्शन एलिजिनेट का आपको मालूम होना चाहिए। फिर यहाँ पे ये लिखी हुई एक बात कि यूज़ ऑफ वार्म वाटर रिड्यूसेस द वर्किंग टाइम एंड सेटिंग टाइम बोथ एक्सलेटिंग द रेट एट विद सोडियम फॉस्फेट। द यूज़ ऑफ कोल्ड वाटर नेचुरली हैज़ रिवर्स इफेक्ट। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि वार्म वाटर से हम जिलेशन टाइम को कम करते हैं और कोल्ड वाटर से हम क्या करते हैं, जिलेशन टाइम को इंक्रीज़ करते हैं। यहाँ पे एलिजिनेट इम्प्रेशन मटेरियल के यूजेस लिखे हुए हैं कि इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, जो कि आपने लेक्चर में अच्छे से देख लिए होंगे। फिर ये है हमारे पास कंबाइंड रिवर्सिबल और रिवर्सिबल टेक्निक। यहाँ पर ये एक BCQ एक MCQ आपका है कि a further requirement is less is the dimensional change in the impression after 20 minutes recorded with the combined material should be greater than 1%। ये जो 1% है ये इसका राइट वो था, मतलब ऑप्शन था, और 23 सेल्सियस। फिर मॉडिफाइड एलिजिनेट्स, ये याद रखना है, ये भी MCQ है आपका कि मॉडिफाइड एलिजिनेट्स के अंदर क्या होता है, पॉलीथर सिलिकॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास एलिजिनेट भी कंप्लीट हो गया। इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल्स पर आते हैं जिसको हम सिंथेटिक इलास्टोमेर्स कहते हैं। सबसे पहले पॉलीसल्फाइड, ये हमने बहुत डिटेल में लेक्चर्स में देख लिया था। अभी हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, हम इंपॉर्टेंट टेबल्स देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट मार्किंग्स देख रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इलास्टोमेर्स और कॉम्पोजिशन ऑफ पॉलीसल्फाइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल्स ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। ये तो एज इट इज़ आपके ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती, ये यहाँ तक इंपॉर्टेंट है कि 0 हम किसको कहते हैं, 1 किसको कहते हैं, ये पूरा इस तरीके से EMQs में आता है। ये कॉम्पोजिशन हो गई हमारे पास। फिर ये हमारे पास यहाँ पर ये है कि इन्फ्लुएंस ऑफ फिलर, मतलब फिलर ऐड करने से क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ये चार्ट भी आप देख लीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर हमारे पास यहाँ पर ये सारी हमने पॉलीसल्फाइड वगैरह का पूरा डिटेल में पढ़ लिया था। इसके बाद हमारे पास ये चार्ट है टेबल नंबर 19.4, कॉम्पोजिशन ऑफ अ पेस्ट लिक्विड सिलिकॉन रबर इम्प्रेशन मटेरियल। सिलिकॉन रबर जो इम्प्रेशन मटेरियल होता है उसकी कॉम्पोजिशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन रबर्स जो कि एडिशन क्यूरिंग होते हैं, इसके अंदर हमने पढ़ा था कि इसका जो हमारे पास कैटलिस्ट होता है वो होता है प्लेटिनम कंटेनिंग, जिसका नाम होता है क्लोरोप्लेटिनिक एसिड, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी कि वाइवा में पूछते हैं, ये BCQ का क्वेश्चन है। तो जो हमारे पास एडिशन टाइप सिलिकॉन है उसका कैटलिस्ट का नाम क्या है, प्लेटिनम कंटेनिंग क्लोरोप्लेटिनिक एसिड। देन हमारे पास है कॉम्पोजिशन पॉलीथर इम्प्रेशन मटेरियल्स की। इन शॉर्ट के जितने भी कॉम्पोजिशन वाले चार्ट्स होते हैं ना, वो सारे तो आप लोगों को बिल्कुल ज़बानी याद होने चाहिए वाइवा के लिए और अच्छे तरीके से, ठीक है। अब बाकी यहाँ पर हमारे पास जो सेटिंग रिएक्शंस वगैरह हैं ये हमने पढ़े थे कि इसके अंदर क्या होता है, रिंग ऑब्निंग एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है, किसके अंदर, पॉलीईथर के अंदर, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर बाकी इसकी प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली थी।
कि कैसी प्रॉपर्टीज़ का होता है ये, हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक है और क्या-क्या सारी चीज़ें सही है। तो ये सारा हमने चेक कर लिया था। बाकी यहाँ पर जो ये वाला चार्ट है आपके पास टेबल नंबर 19.7, ये इम्पॉर्टेंट है, कंपैरिज़न। ये मैंने आप लोगों को बनवाया भी था, ठीक है? अगर आप लोगों को याद हो, तो ये चार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ये इसको अच्छे से कर लिएगा। तो इस तरीके से जब आप ये सारे इम्पॉर्टेंट मार्किंग्स और इम्पॉर्टेंट टेबल्स कर लेंगे और मेरे लेक्चर्स ले लेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए इंप्रेशन मटीरियल्स के चैप्टर बहुत ईज़ी कवर हो जाएँगे।